Hi guys, I am D.K. झा। लास्ट वीडियो में हम लोग केस को देखा, थोड़ी सी चर्चा हुई। केस नाउन और प्रोनाउन का होता है जो वाक्य में आकर पोजीशन और रिलेशन बतलाता है। उसके केसेस को देखिए जो कितने प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव के फिर दो सब डिफरेंस हैं, एडजेक्टिव पॉजेसिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। आज उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कब हो, ऑब्जेक्टिव का कब हो, पॉजेसिव का कब हो। तो कल थोड़ी चर्चा हुई थी पॉजेसिव के बारे में कि संबंध और अधिकार बतलाने में पॉजेसिव इसका प्रयोग किया जाता है। एक आध एग्जाम्पल भी दिए थे और आज देखते हैं समय कितना परमिट कर पा रहा है। चलिए तो आते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ये जो है हम थोड़ा ही लिखा है, दो ही एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप समझिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केस में हैं। इनका कब प्रयोग करेंगे जल्दी से सुनते चलेगा। पहला, वाक्य का सब्जेक्ट जो भी होगा उसको हमेशा नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। ए सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द नॉमिनेटिव केस। अब हम एग्जाम्पल आपको दे, फॉर इंस्टेंस देखिए, ही इज अ स्टूडेंट। यहां ही के बारे में कहा है कि वो छात्र है। आपको मालूम है जिसके बारे में कहा जाए सब्जेक्ट, जो काम करे वो सब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जाए। तो यहां सब कौन है सब्जेक्ट? ही। और ही किस केस में है? नॉमिनेटिव। आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते हिम इज ए स्टूडेंट, हिज इज ए स्टूडेंट। वो तो कल भी चर्चा की थी, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वगैरह नाउन का नहीं आता है। तो चलिए नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब सब्जेक्ट को रखते हैं। तो किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। दूसरा, तीसरा, चौथा एग्जाम्पल आप सुनते चलिए। सी इज माई सिस्टर। सी सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में। यू आर माई फ्रेंड, या यू के बारे में कहा है तो यू सब्जेक्ट है, इसलिए नॉमिनेटिव केस में। जबकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। लेकिन आप समझ जाइएगा कब नॉमिनेटिव कब ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको मालूम है ऑब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं। भाग या प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए यू ऑब्जेक्टिव केस में कि नॉमिनेटिव केस में इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट। बड़ी आसान है। तो जब कहते हैं यू आर माई फ्रेंड, यू स्पीक इंग्लिश, यू कांट डू दिस वर्क, या यू नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि बात का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो भी होगा उसको नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। राइट। पॉइंट 2, अगर आप इसमें कहे, चलिए पॉइंट 2 शुरू करते हैं। इससे पहले एक एग्जाम्पल और नाउन कर लेते हैं। कोई कहे राम स्पीक्स इंग्लिश, तो यह राम किस केस में है? क्योंकि राम का नॉमिनेटिव भी ऑब्जेक्टिव राम होता है केस, और ऑब्जेक्टिव केस भी राम ही होता है। तो ऐसी स्थिति में आप फिर वही बात, सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में। तो राम स्पीक्स इंग्लिश में सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में। अगर कोई कहे आई लव राम, आई लाइक राम, तो वर्ब के बाद आया इसलिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। उसकी चर्चा भी करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। दूसरा जल्दी इसका पॉइंट कि इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीइंग, जिसको हम कहते हैं वर्ब टू बी, ये भी चर्चा हो चुकी है। ऑब्जेक्ट वर्ब कह चुके वर्ब टू बी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब टू बी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। और वहां भी एग्जांपल देते हैं, इट इज आई, याद होगा। हम फिर लिख लेते हैं इट इज आई। अब चाहो तो इट इज ही लिख सकते हो, इट इज सी लिख सकते हो, इट इज दे लिख सकते हो। यानी इज के बाद, इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीइंग के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन को हम रखेंगे तो नॉमिनेटिव केस में रखेंगे। तो दो बातें हो गई, सब्जेक्ट को हमेशा नॉमिनेटिव केस में, इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीइंग के बाद नॉमिनेटिव केस। एक एग्जांपल याद दिला देते हैं, यू कांट बी अ डॉक्टर, ही कांट बी एन इंजीनियर। तो बी के बाद देखिए, तो यहां जो इंजीनियर डॉक्टर है वो नाउन है, लेकिन किस केस में बोले? तो बोले नॉमिनेटिव केस में। कैसे? तो हमको मालूम है जब आर वाज वेयर बी बीइंग के बाद जो भी आएगा वो नॉमिनेटिव केस में रहता है। फिर प्रोनाउन के एग्जांपल दे दीजिए। कल एक दिए थे, भले शून्य मत पता लगे, यू कांट बी ही,
अगर ऐसा कोई बोले ही यू कांट बी डैश ही की हिम, तो ही नॉमिनेटिव केस। चलिए, तो अब तो आप समझ गए कि ये क्यों यहाँ नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल के बाद, क्योंकि वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, चर्चा हो चुकी है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को हमेशा नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। पॉइंट 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज और देन, इसको ठीक से सुनिएगा। एज और देन के बाद, THAN देन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रखता है, यानी उसको नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। अब जब पढ़ेंगे डिग्री तब आपको पता चलेगा। अब बनाएंगे खूब सेंटेंस। तो फिर एक बार सुन लीजिए, एज और देन के बाद आने वाला N या P या नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है। अभी इतना समझिए, देखिए क्या बोल, यू आर एज टॉल एज आई, तुम उतने ही लंबे हो जितना मैं। तो यहां आप गलती से भी मी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको कहा गया एज और देन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा किस केस में, नॉमिनेटिव केस में। अब आप बदल दो, यू आर एज टॉल एज ही, यू आर नॉट सो टॉल एज सी। एज के बाद जब भी हम रख रहे हैं यहां, देख रहे ना, इस सिचुएशन में नॉमिनेटिव केस आएगा, राइट। अब देन का एग्जांपल ले लेते हैं, THAN देन, वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। सी इज रिचर देन ही, आप ऐसा लिखा देखते होंगे, आप अगर पढ़े हैं तो आपको बनाने के लिए दिया गया होगा, नहीं जब आपको इंटरचेंज करने के लिए दिया होगा डिग्री को, पॉजिटिव से कंपैरेटिव मिलाने के लिए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव मिलाने के लिए, फिर इस तरह आप एक्सरसाइज बनाए होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, तो नॉमिनेटिव केस वहां आपने देखा होगा, राइट। तो यू आर एज टॉल एज ही, हम हिम नहीं लिख सकते, सॉरी, यू आर रिचर देन ही, हम यहां ही दिया, हिम नहीं दे सकते। सी इज वाइजर देन यू, तो वहां यू किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, क्योंकि हमको मालूम है एज और देन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, राइट। अब एक प्रश्न उठता है कि इनको नॉमिनेटिव केस में क्यों रखा, तो इस पर भी चर्चा कर देंगे लगे हाथ। लेकिन आप ये मान लीजिए कि एज और देन के बाद मैंने कहा नॉमिनेटिव केस, राइट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एज और देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस भी रख सकते हैं, यानी एज और देन के बाद नाउन और प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में भी रख सकते हैं, भले इसका प्रयोग कम दिखता हो। तो हम आपको पहले कहा था जो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चला जाऊंगा, तो सुनिए ठीक से। अभी पहले कहा एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस, ठीक, एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस, ठीक है। यू आर से रिचर देन आई, ठीक, आई। वी आर नॉट से टॉलर देन ही देन हिम। लेकिन कभी कभी अगर वर्ब, अब यहां देखिए ये क्या था, ये अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो और अपने ऑब्जेक्ट को लिए हो, इस हालात में हम ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर वहां भी अगर आप नॉमिनेटिव देते तो भी ठीक है, ऑब्जेक्टिव देंगे तो भी ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप देखते हो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, MCQ है, तो आप उसमें निकल सकते हैं। लेकिन जब लिखेंगे यही अंतर है। ऐसा सेंटेंस है कि आप नॉमिनेटिव दो तो भी सही हो जाएगा, देन के बाद ऑब्जेक्टिव दो तो भी सही हो जाएगा, लेकिन मीनिंग में फर्क आता है जो आपको जानना चाहिए। तभी तो बोले थे सब जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। किसी एक चीज को आधार मानकर, किसी एक टेस्ट को आधार मानकर किसी को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते जो बहुत अच्छा अंग्रेजी जानता है, राइट। हो सकता ऑब्जेक्टिव जो टाइप के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके मार्क्स आ जाए,
क्योंकि देन के बाद आप नॉमिनेटिव भी रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं, लेकिन ये कब, देखिए एक सेंटेंस में दे रहा हूं जिसमें दोनों आएगा लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। जैसे एक बार देखिए, ही लव्स यू मोर देन आई। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ही लव्स यू मोर देन आई, यहां देन के बाद नॉमिनेटिव केस है, सही है, आपको कहा गया था देन के बाद और एस के बाद नॉमिनेटिव केस, आपने रख दिया, ठीक हो गया। ठीक इसके नीचे मैंने फिर उसी को लिखा, ही लव्स यू मोर देन मी, ये भी सही है लेकिन मीनिंग बदल गया। यहां ही लव्स यू मोर देन आई, यानी ही, यहां दो प्यार करने वाले हैं और प्यार पाने वाला यू है, ऑब्जेक्ट। यानी ही भी प्यार करता है यू को और आई भी प्यार करता है यू को, तो दोनों प्यार करने वाले के बीच तुलना है, जो कौन ज्यादा करता है। तो यहां कह रहा है कि वह तुम्हें मुझसे अधिक प्यार करता है, यानी वो भी तुम्हें प्यार करता है, मैं भी तुमको प्यार करता हूं, लेकिन वो तुमको मेरे से अधिक प्यार करता है, यानी मैं जितना प्यार करता हूं उससे अधिक वो तुमको करता है। तो कंपैरिजन इज बिटवीन टू लवर्स, रेसिपिएंट के बीच नहीं है, दो डोनर के बीच है। लेकिन ये भी सही है, अर्थ क्या हो जाएगा, ही लव्स यू मोर देन मी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यू है और मी भी ऑब्जेक्ट है, यानी यहां प्यार करने वाला एक है और प्यार पाने वाला दो है। ही तुम्हें भी प्यार करता है और ही मुझे भी प्यार करता है, लेकिन दो प्यार पाने वालों के बीच तुलना हो रही, किसको अधिक किया जाता है। तो कहता है ही लव्स यू मोर देन मी, वो तुम्हें मेरे से अधिक प्यार करता है, यानी मुझे जितना करता है वो तुम्हें भी प्यार करता है, वो मुझे भी प्यार करता है, लेकिन मुझे जितना करता है उससे अधिक तुम्हें करता है। अर्थ बदल गया ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ऑप्शन अब कोई लगा तो ठीक हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कोई भी सही हो सकता है, तो ऐसे भी होते हैं। चलिए, ये जरूरी था थोड़ा चर्चा करना। अब आता है कि सर जी आप क्यों कहते हैं देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस, इसको ठीक से सुनिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत आपको घड़ी घड़ी पड़ती रहेगी। जब बनाने बैठेंगे तब देखेंगे ऐसे इज नहीं, एज और एज आए, आप चिंता में पड़ जाएंगे, मी को ले जाए क्यों दिया। तो ये सुन लीजिए, ये भी सब्जेक्ट है, अभी हम नीचे चर्चा कर रहे तो आपको बोला था ना, दो सब्जेक्ट के बीच तुलना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना है। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, यानी कि एज और देन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है डिग्री में, वो नॉमिनेटिव केस में इसलिए रहता है वो भी सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट है। यहां देखिए, यहां सब्जेक्ट है यू आर एज और एज आई। अगर नहीं आपको समझ में आती तो स्पष्ट यहां लिख दीजिए एम, फाइनाइट दे दीजिए एम। यू आर एज और एज आई मीन्स आई एम। इसको देखिए अलग से, कहता मैं उतना ही लंबा हूं जितना तुम, उतना ही लंबे हो जितना मैं हूं। यानी यू आर टॉल एक सेंटेंस, आई एम टॉल दो सेंटेंस, अब दोनों को जोड़ दिया और बना दिया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। दो क्लॉजेज हो गए, मैंने बोला था ना जितना फाइनाइट उतना क्लॉज। यहां दो क्लॉजेज हैं, एम लिख करके स्पष्ट कर लीजिए, नहीं तो अलग अलग तोड़ दीजिए समझने के लिए। एक है यू आर टॉल, इसमें यू सब्जेक्ट, फिर कहता है आई एम टॉल, इसमें आई सब्जेक्ट। अब दोनों के बीच तुलना कर रहा है कि यू आर एज टॉल एज आई एम। अब वहां तक लिखिए, यस जेपी वॉज नॉट सो ग्रेट एज गांधी वॉच, वॉच तक लिखिए, तब आपको पता चलेगा दो फाइनाइट दो सब्जेक्ट, जितने फाइनाइट उतने क्लॉजेज। तो क्लॉज पता चल गया, देखिए अभी कुछ नहीं पढ़ा है, दो क्लॉजेज है, दो सब्जेक्ट है, दो फाइनाइट है, राइट। तो इसीलिए देन और एज के बाद अब ये भी सुन लीजिए, एक आपको दे रहे हैं याद रखने के लिए। ए कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड
बिटवीन टू पर्संस और थिंग्स ऑफ द सेम केस। फिर सुन लीजिए, कंपैरिजन हमेशा, तुलना हमेशा दो व्यक्ति या वस्तु के बीच जब किया जाएगा तो सेम केस में तो अगर यू सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट है। इसलिए देन और एच के बाद समानता नॉमिनेटिव केस का ये एक रेयर एग्जांपल था। लेकिन यहां भी देखिए, ही लव्स यू मोर देन आई, तो तुलना है दो सब्जेक्ट के बीच में, नॉमिनेटिव केस, ही भी नॉमिनेटिव, आई भी नॉमिनेटिव। इसलिए देख लीजिए तुलना किसके बीच है, यू और मी के बीच है। ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। अब तो आप समझ गए होंगे। इसीलिए कोई कहे ना कहे, आपसे समझ जाएगा यू सब्जेक्ट है ही है, क्योंकि इसके बाद आर है, फाइनाइट है, तो सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट ही है, क्योंकि तुलना सेम केस के बीच किया जाएगा। नहीं, किसी की मुंह की तुलना किसी के पांव से नहीं कर सकते। मुंह का तुलना मुंह से होगा, पांव का तुलना पांव से होगा, या तो दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होगा या दो ऑब्जेक्ट के बीच होगा। राइट, इस तर्क पे भी आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट है। यहां ही लव्स यू मोर देन मी, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच तुलना है। यहां ही और आई के बीच तुलना है, दोनों नॉमिनेटिव केस है। चलिए, अब सब्जेक्ट को हमेशा नॉमिनेटिव केस में, वर्ब टू बी के बाद आने वाले को नॉमिनेटिव केस में, और अभी आपने देखा एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट ही है। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट चर्चा कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। या देखिए, हम ऑब्जेक्ट में कहा था, वीडियो को देखिएगा फिर जरूर कहे होंगे कहीं ना कहीं कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखा था, और फिर बाद देखिए केस आ गया। तो जब भी हम लिखने पढ़ने बैठेंगे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो केस देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। इसलिए यार कहिए इसको जोर से, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ऑब्जेक्टिव केस। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ऑब्जेक्ट बनता कौन, आपको पढ़ा दिया गया है, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। फिर सुन लीजिए, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, और इन दोनों को हालात में हम जब नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे, यानी वर्ब के बाद अगर एन या पी है तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन प्रोनाउन ही आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले एन या पी को ऑब्जेक्टिव केस में रखना होता है। अब जल्दी लिखिए, आप कुछ सुन लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिखा दीजिए क्या लिखिएगा उसको, सुन लीजिए। ही लव्स मी, लव्स क्या है, वर्ब के बाद कौन है, मी, प्रोनाउन। तो वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसलिए किस केस में रखा, ऑब्जेक्टिव केस में। राइट, द टीचर टीचेज अस, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, टीचर सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और वर्ब के बाद जो भी आएगा नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अस, वी नॉमिनेटिव, अस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में अस, द टीचर टीचेज अस, तो अस ऑब्जेक्टिव केस में। इस तरह आप कोई भी वर्ब, हाँ, जो वर्ब इंटेंसिटिव होगा वो ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं, तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी है। तो आप यहां देखिए, वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब मींस एक्शन वर्ड, मैं ये मारूंगा की बात यहां नहीं कर रहा हूं। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। अगर कोई नाउन आ गया तो उसका दोनों में सेम है। कोई कहे आई हेल्प राम, मैं राम की मदद करता हूं, तो हेल्प वर्ब है, वर्ब के बाद राम आया है, राम नाउन है, इसका नॉमिनेटिव में भी राम होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी राम ही होता है। अब आपसे बोलेगा किस केस में राम है, तो राम ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि कैसे तो बोलिए ये वर्ब के बाद है, नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका केस ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा। अब प्रीपोजिशन का देख लेते हैं। प्रीपोजिशन का जो होता है उसके बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट होगा, उसको भी ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। जैसे ही सेड टू मी, हम शायद इसको लिखा, यस मैंने लिखा इसको, ही सेड टू मी, यस हियर आई सेड टू हिम, टू क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद हिम किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आना है, और उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है, जब तक कोई अलग बात ना हो। अब ये देखिए सामान्य नहीं जानते,
वी आर प्राउड ऑफ हर, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। वी आर प्राउड ऑफ हर, सी का ऑब्जेक्टिव हर, उसे उसका पॉजिटिव हर होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव है यहां। हमें उस पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ हर। ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम पहले जान चुके हैं जब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या ऑब्जेक्ट होता है। और बार बार मैं कहता हूं जो प्रीपोजिशन को हमेशा अपने बाद नाउन ही चाहिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा इससे कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है और बगैर कंजंक्शन का है, तो इसका मतलब जो दूसरा नाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब पहले वाला जो है प्रोनाउन वो पॉजेसिव केस में हो जाएगा, बगैर का नहीं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट है तो एंड से जोड़िए और से जोड़िए, कोई कंजंक्शन दीजिए, 5 दे सकते आप। ठीक है, सुनिए इसको। ही लव्स यू एंड मी, यहां दोनों ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू भी ऑब्जेक्टिव केस में और मी भी। वह तुम्हें और मुझे प्यार करता है, यानी दोनों प्यार पाने वाला है। लेकिन अगर एंड नहीं रहे और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर कोई नाउन है तो उस ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर पॉजिटिव केस हो जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, माने एडजेक्टिव पॉजिटिव। जैसे इसको ठीक से सुनिए, हम लिखे लिखते हैं, यहां जगह है, इसको थोड़ा लिख देते हैं आपको समझाने के लिए स्पष्ट। आई लाइक हिम, ठीक है, आई लाइक हिम ऑब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्टिव केस, तो वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में। अब आता है कि अगर हम इसके बाद कोई नाउन रख दें, यस, तो आई लाइक हिम ब्रदर, अगर हमारे ब्रदर लिखते हैं ब्रदर, तो पढ़िए पढ़िए तो आई लाइक हिम ब्रदर। तो आप तो बोलेगा सर आपने कहा था वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस हम तो रख दिया आई लाइक हिम ब्रदर, ये यहीं तक है। तब अब अगर इसके आगे कोई नाउन है और बिना किसी कंजंक्शन के हैं, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव बनाना होगा। तो आई लाइक हिम ब्रदर नहीं, आई लाइक हिज ब्रदर, राइट। तो अब ये ब्रदर हो गया ऑब्जेक्ट किसका? लाइक का। हिज क्या हो गया? एडजेक्टिव, इसलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव पॉजिटिव। तो जब लिखें और बोले तो ध्यान रखिए, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। आई लाइक हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को पसंद करता हूं, भाई ऑब्जेक्ट हो गया, लाइक या हिज एडजेक्टिव हो गया। तो अकेले था तो आई लाइक हिम तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ नाउन दे दिए बगैर किसी कंजंक्शन का। अब देखिए दूसरा, जैसे लिख सकते थे आई लाइक यू एंड हिम, तो एंड से जोड़ा ना, आई लाइक हिम एंड हिज ब्रदर, तो फिर एनीवे आप ये समझिए। इसी तरह अब आते हैं कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर के लिए पूछता है, वो छोटी सी बात है। तो आप देखिए हिज के बाद अगर नाउन सॉरी ऑब्जेक्टिव केस रहता है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर उसके बाद कोई नाउन है तो उस पहले जो ऑब्जेक्ट की जगह था उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में लाना है, ठीक है, इन्हें एडजेक्टिव पॉजिटिव बना देंगे उसको। अब यहां खेल है जिरंड का, ये तो समझाने के लिए कहा था आई लाइक हिम, ठीक है, लेकिन आई लाइक हिम ब्रदर नहीं हुआ, आई लाइक हिज ब्रदर, राइट। अब ये ब्रदर की जब हम जिरंड दे देते हैं, आई लाइक हिम, ठीक है, आई लाइक हिम प्लेइंग, गलत, क्योंकि प्लेइंग यहां जिरंड हो गया, नाउन है, मैं बोला था ना वर्ब नाउन बन जाता है, तो यहां लिखना होगा आई लाइक हिज प्लेइंग, मुझे उसका खेलना आता है। कभी आप बोलेगा आई लाइक योर लाफिंग, आई लाइक यू लाफिंग नहीं, आई लाइक योर लाफिंग, तो फिर वही नियम लागू हुआ जो नियम आई लाइक हिज ब्रदर में था। तो जैसे ब्रदर नाउन तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव, उस तरह अगर जिरंड आता है तो ऑब्जेक्टिव केस ना होकर उसको
एडजेक्टिव पॉजिटिव में रखिएगा, एनफ। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा इतना ही कर लीजिए। वन का पॉजिटिव केस वंस होता है, इसको ठीक से याद रखिए, बार बार इसको पूछा जाता है। वन का पॉजिटिव वंस है, पॉजिटिव, उसका प्रयोग देखिए। वह अपना काम करता है तो ही डज हिज वर्क, ही का पॉजिटिव हिज, अपना के लिए देखिए, टेंस में प्रैक्टिस करवाएंगे। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। हर कोई अपना काम करता है, एवरीवन डज हिज वर्क, एवरीबडी डज हिज वर्क। लेकिन अगर वन सब्जेक्ट है, राइट, तो वन का पॉजिटिव वंस हो जाएगा, वहां हिज लगा देता है, गलती हो जाती है। तो बाकी ही है तो उसके साथ ही जा रहा है, नहीं एवरी मैन, एवरी बॉय, तो मैन और बॉयज को चला रहा, ठीक है बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अगर वन सब्जेक्ट है तो अपना के अर्थ में अगर उसके पॉजिटिव का प्रयोग करना है तो इस सेंटेंस को रेट जाइए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, दे देगा हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, इनकरेक्ट, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो वन का पॉजिटिव वंस होता है। इट, इसके बारे में बात कर रहे थे। इट का जो पॉजिटिव है वो ऐसे लिखा जाता है, आई टी एस, ये होता है इट्स। कल लिखा था, कल चैट में दिया था पिछले वीडियो में। लेकिन कई बार ऐसे आप लिखा देखते होंगे, इट्स, ये इट्स पॉजिटिव नहीं है, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज, इसको शॉर्ट में लिखता है इट्स। तो इसको जो पढ़ेंगे ये इट इज है, और पॉजिटिव जब होगा तो आई टी एस, इस पर को याद रखिएगा, इट्स नहीं। आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, फुल स्टॉप, इट्स कलर इज ब्लू, तो इट्स वहां कौन सा है, इट्स का, तो आई टी एस। चलिए, इतनी सारी जानकारी अब आती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बारे में कल चर्चा थोड़ा कर दी थी कि संबंध और अधिकार बताने के लिए हमारे पास पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव के दो है, एडजेक्टिव पॉजिटिव। तो फिर वही बात, एडजेक्टिव पॉजिटिव नाउन के पहले आता है और पॉजिटिव प्रोनाउन बगैर नाउन का आता है, क्योंकि उसमें नाउन का छुपा हुआ। कल कहा था कि पॉजिटिव प्रोनाउन में एक तो नाउन का अर्थ है, नाउन के बदले है, नाउन के मीनिंग रखे हुआ है, और सेंस ऑफ पोजीशन भी है, ठीक है। दिस हाउस इज योर्स, ये योर्स में क्या है, पोजीशन भी है, तुम्हारा, या घर तुम्हारा है, तुम्हारे अधिकार में भी है, और उसमें योर्स में घर भी छुपा हुआ। अब इसको ऑफ से भी व्यक्त करते देखिए कई ढंग से। अब एक सेंटेंस सुन लीजिए, यह मेरा घर है। अब कई ढंग से कर सकते देखिए, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, माई यहां एडजेक्टिव पोजीशन, दिस हाउस इज माइन। तो माइन के बाद कभी, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं दीजिएगा, गलती से भी ऐसा नहीं कहना दिस इज माइन हाउस, दिस हाउस इज माइन हाउस, नो, माइन पर अंत जाएगा। तो यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, माई नाउन के पहले आया एडजेक्टिव पॉजिटिव, दिस हाउस इज माइन पॉजिटिव प्रोनाउन। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज ए हाउस ऑफ माइन, ठीक है, ऐसे ऑफ लगाते। तो वहां भी देखिए ऑफ ले लिया, माइन आ रहा है। अब कई बार पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग इस तरह करते हैं, देखिए, माइन इज एनदर वॉयज, मेरी तो यात्रा ही समुद्र की अलग है, माने मेरी तो जीवन ही यात्रा अलग है। कोई आपसे पूछता भैया हम तो आईआईटी की तैयारी कर, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोल सकते हो माइन इज अनदर वॉयज, समुद्री यात्रा को वॉयज बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आवर्स इज ए गुड स्कूल, आवर्स इज ए गुड स्कूल। चलिए, इतनी सारी जानकारी आपको थोड़ी सी हो गई। अब आगे एडवांस जो बोलते हैं, एडवांस लेवल की पढ़ाई में मुख्य रूप से ध्यान देना है। थोड़ा अभी भी जरूरत थी, लेकिन उतना काम चल जाएगा।
फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव, यानी एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कब क्या होता है, कब एपोस्ट्रोफी एस आता है, कभी एपोस्ट्रोफी आता है, कभी वो भी नहीं आता है, लेकिन वो जेनेटिव है। इस पर चाहिए एक वीडियो जम के। सिंगुलर में कैसे लगेगा, काउंटेबल सिंगुलर में कैसे एस लगा के बनाते हैं, उसका कैसे बनेगा एपोस्ट्रोफी एस से। अगर प्लूरल बनता है एस लग के तो कैसे रहेगा एपोस्ट्रोफी लग के, हम अभी नहीं बोलना चाह रहे, समय नहीं है मेरे पास, राइट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ जेनेटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव एंड यूज ऑफ जेनेटिव पर हम कभी देंगे जब पढ़ाई आगे बढ़ेगी। याद रखना, नोट करके रख दीजिए, और जब पढ़ने लिखने में रास्ते में अगर आ जाएगा तो वहीं बता देंगे। अगर कहीं हम लोग ऐसा सेंटेंस बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करेंगे, उस क्रम में अगर जरूरत पड़ेगी तो वहीं बता देंगे, लेकिन वो बताना विधिवत नहीं है। सीखने में बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्पॉट पर जो सीखा जाता है वो सबसे अधिक कारगर होता है। उसको प्रैक्टिकल सेंस कहते हैं। बनाते समय जो सीखते हैं वहां जो एप्रोप्रिएट प्रयोग कर पाते हैं, ये अधिक अच्छा है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के भी तो हमको बोलने और लिखने में उसका प्रयोग करना पड़ेगा, वो बेटर है, लेकिन एक बार तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आगे जब वीडियो बनाएंगे, कोई जरूर बनाएंगे केस पर, और 2 वीडियो चाहिए, मोर देन 30 मिनट्स का नहीं। एक वीडियो होगा तो 1.5 घंटे का अगर हो जाएगा, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे से ऊपर का तो कवर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत जानकारी है, बहुत जानकारी है। अभी कह एनफ फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ, थोड़ा अगर आपको लगे कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, और दूसरों को भी कहिए। मैंने पहले कहा था, कोशिश मैं करूंगा हर बात की चर्चा करूं, लेकिन पढ़ाई लंबी चलेगी, वीडियोस बहुत आते रहेंगे अगर मैं स्वस्थ रह गया। अगर आप एनकरेज करते रहें तो कोई टॉपिक लैंग्वेज का नहीं छूटेगा। आप अपना काम करते चले, मैं अपना काम करता चलूंगा, राइट। थैंक यू, सी यू, बाय।